अप्रैल 2016 में पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि पंडित नेहरू की मौत भारत चीन युद्ध के सदमे की वजह से हुई थी। उनका कहना था कि पंडित नेहरू को कोई बीमारी नहीं थी। चीन द्वारा भारत पर हमले पर हमारी सेना ने हथियारों की भारी कमी के बावजूद काफी वीरता दिखाई, लेकिन इसके बाद पंडित नेहरू ज्यादा दिनों तक जी नहीं सके। उन्हें इस बात का सदमा लगा था। हालांकि ऐसा मानने वाले मुलायम सिंह यादव अकेले नहीं हैं। तमाम लोग ऐसा ही मानते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नेहरू जी के निधन के पीछे क्या चीन द्वारा दिया गया धोखा था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। दरअसल चीन के युद्ध के बाद नेहरू जी विपक्ष के निशाने पर आ चुके थे। विपक्ष के नेता चीन से हुए युद्ध में हार के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार मानते थे। विपक्ष के तमाम नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इनमें मीनू मसानी, जेबी कृपलानी और राम मनोहर लोहिया प्रमुख रूप से शामिल थे। विपक्ष ने नेहरू सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। हालांकि सरकार के पास बहुमत था, लेकिन 4 दिन तक चली संसद में नेहरू सरकार निशाने पर रही। नेहरू जी के लिए अपना बचाव करना अब मुश्किल हो रहा था। नेहरू जी की मुश्किल तब और बढ़ गई जब उनके अपने ही उनके ऊपर सवाल उठाने लगे। तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने नेहरू सरकार पर आरोप लगाया और चीन पर आसानी से विश्वास करने और वास्तविकताओं की अनदेखी पर सवाल उठाए। खुद नेहरू मंत्रिमंडल के सदस्य महावीर त्यागी ने भी उन्हें घेरना शुरू कर दिया। जब नेहरू जी ने संसद में बयान दिया कि अक्साई चीन में तिनके के बराबर भी घास नहीं होती, वह बंजर इलाका है, इस पर भरी संसद में महावीर त्यागी ने अपना गंजा सिर नेहरू जी को दिखाते हुए कहा कि यहाँ पर भी कुछ नहीं उगता, तो क्या इसे कटवा दूं या किसी और को दे दूं। नेहरू जी ने खुद संसद में खेद जताते हुए कहा था कि हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे और हम एक बनावटी माहौल में रह रहे थे जिसे हमने ही तैयार किया था। इस तरह से उन्होंने स्वीकार किया था कि चीन पर भरोसा कर उन्होंने बड़ी गलती की थी। युद्ध के करीब 1 साल बाद जून 1963 में नेहरू जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो करीब 1.5 घंटे तक बोलते रहे, जिसमें उन्होंने जमकर चीन पर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि चीन एक सैनिक मानसिकता का राष्ट्र है जो हमेशा सैन्य साजो सामान को मजबूत करने पर जोर देता है। यह उनके अतीत के गृह युद्ध की निरंतरता है, इसलिए वो आमतौर पर मजबूत स्थिति में है। युद्ध के बाद नेहरू जी के बयान बताते हैं कि इस घटना ने उन्हें मानसिक तौर पर तोड़ दिया था, जिसका असर उनके शरीर पर पड़ने लगा था। उनकी सेहत लगातार गिर रही थी। इसी बीच ओडिशा की चुनावी रैली के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इसके अलावा राज्यों में हो रहे चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में नेहरू जी के विकल्प पर विचार किया जाने लगा। साल 1963 में नेहरू जी ने स्वास्थ्य लाभ के लिए काफी वक्त कश्मीर और देहरादून में बिताया। मई 1964 में वह देहरादून से दिल्ली लौटे। 26 मई 1964 की रात ही उनकी तबीयत फिर बिगड़ी। 27 मई की सुबह उन्होंने पीठ में दर्द की शिकायत की। फिर बेहोशी की हालत में हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि नेहरू जी के लिए चीन से दोस्ती के क्या मायने थे और चीन ने नेहरू जी के साथ क्यों और कैसे विश्वासघात किया। दरअसल 1962 में चीनी आक्रमण एक ऐसा छल था जो दोस्त ने दिया था। विश्वासघाती चीन ने भारत पर दगाबाजी का खंजर चलाया था। दोस्त इसलिए क्योंकि आजादी के बाद भारत चीन को अपना सबसे करीबी मानता था। नेहरू जी शुरुआत से ही चीन से दोस्ती के पक्षधर थे। जब चीन दुनिया में अलग थलग पड़ गया था तो नेहरू जी यानी भारत उसके साथ खड़ा रहा। एक दफे तो जापान के साथ वार्ता में भारत ने शामिल होने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उस वार्ता में चीन को नहीं बुलाया गया था। साल 1949-50 में सुरक्षा परिषद में चीन की सीट को लेकर विवाद था। तब नेहरू जी चीन के साथ खड़े रहे। इसके पीछे वजह यह भी थी कि नेहरू जी के चीन के नेताओं के साथ मित्रवत संबंध थे। उनका मानना था कि चीन और भारत एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य के लिए भारत चीन का संबंध अहम है। वहीं सरदार पटेल ऐसा नहीं मानते थे। वो चीन को लेकर हमेशा सशंकित रहे। उनका डर तब और बढ़ गया जब साल 1949 में चीन ने माओ से तुंग के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे चीन पर कब्जा कर लिया। सरदार पटेल ने 4 जून 1949 को नेहरू जी को खत लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमें सिक्किम के साथ तिब्बत में अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। हमें इन कम्युनिस्ट ताकतों से दूर रहना ही बेहतर होगा। तिब्बत लंबे समय से चीन से अलग रहा है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे कम्युनिस्ट अपने को शेष चीन में स्थापित कर लेंगे, वे इनके स्वायत्त अस्तित्व को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसी स्थिति में तिब्बत को लेकर अपनी नीति पर सावधानी से विचार करना चाहिए और अभी से इसके लिए तैयारियां करनी चाहिए। पटेल से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भी चीन को लेकर नेहरू जी को चेताया था। अक्टूबर 1950 में तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद भी नेहरू जी यह मानने को तैयार नहीं थे कि चीन भारत पर हमला करेगा।
15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल के निधन के बाद नेहरू जी सर्वे सर्वा हो गए। अब चीन के मसले पर उन्हें कोई टोकने वाला नहीं रहा। नेहरू जी चीन से दोस्ती बढ़ाने में लगे रहे। नेहरू जी की बहन विजयलक्ष्मी पंडित चीन गईं और उन्होंने माओ और चाउ एन लाई से मुलाकात की और दोनों को शानदार और प्रभावशाली नेता बताया। इन दिनों हिंदी चीनी भाई भाई नारा परवान चढ़ने लगा था। अप्रैल 1954 में शांतिपूर्ण अस्तित्व के मकसद से भारत और चीन ने पंचशील समझौता किया। इस समझौते के बाद इसी साल नेहरू जी चीन की यात्रा पर गए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। नेहरू जी इस स्वागत से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने वापस आकर चीन को स्वाभाविक दोस्त बताया और यकीन दिलाया कि चीन भारत पर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा। इसके 2 साल बाद चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए। 1949 में दलाई लामा के भारत में आने के साथ ही हालात बदल गए। 13 अक्टूबर 1962 को श्रीलंका जाते हुए नेहरू जी ने चेन्नई में बयान दिया कि उन्होंने सेना को आदेश दिया है कि वह चीनियों को भारतीय सीमा से निकाल फेंकें। उनके इस बयान से सेना मुख्यालय में हड़बड़ी मच गई। सेना प्रमुख ने जब इस मसले पर रक्षा मंत्री से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह एक राजनीतिक बयान मात्र है, लेकिन इस बयान के ठीक 8 दिन बाद चीन ने भारत पर हमला कर दिया।